नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। और आज इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत दोपहर में 3:26 पर होगी, जो शाम 7:57 तक चलेगा। सबसे खास बात यह है कि आज जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन उसके असर को लेकर लोगों ने कई सवाल किए। सवाल नौकरी से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, या किसी भी अन्य समस्या से अगर जुड़ा हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि सूतक काल के कौन कौन से विधि विधान का पालन करना होगा। और अब सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद होंगे। प्रवीण मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तमाम और ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, उनका भी आपसे तारुफ कराएं। हमारे साथ अनुपम वी कपिल ज्योतिष हैं, वो हैं। पंडित अजय भांबी हैं, ज्योतिषी हैं। प्रवीण मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और वाई राखी ज्योतिषी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा कि यहां तो सूर्य ग्रहण लग नहीं रहा है, फिर क्या उसका असर भी रहेगा किसी भी प्रकार का? प्रवीण जी, सबसे पहले ये जो दुविधा है दर्शकों के मन में, ये दूर कीजिए आप। जी, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया सवाल अर्पिता जी ने पूछा कि जब ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर इसको लेकर के चर्चा क्यों जो है ये सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर हम कभी जब घर में छौंक लगाते हैं, पहले करछुल में ही छौंक लगाया करते थे, तो उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, जीरा डाल दिया और जैसे ही गैस के बर्नर में उसको रखते हैं तो जैसे ही आगे का पोर्शन गर्म होगा तो उसकी गर्माहट पीछे तक भी आती है। सेम इसी प्रकार से दुनिया में कहीं भी जब ग्रहण पड़ता है तो खगोलीय घटना होती है और उसका असर पूरे विश्व पर होता है। हम ज्योतिष के नजरिए से देखते हैं, ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगने जा रहा है। तो ये सूर्य ग्रहण ना सिर्फ कुंभ राशि को प्रभावित करेगा बल्कि सभी 12 राशियों पर ये असर डालने वाला है। और इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन इलाकों में तो होगा ही होगा जहां ये ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन जहां ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, जैसे अर्पिता जी ने कहा कि भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ये एक ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है, तो अलग अलग राशियों पर असर डालेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा, भारत में रहने वाले लोगों की राशियों पर असर डालेगा। तो इस तरीके से ये ग्रहण सभी को प्रभावित करने वाला है। ये है कि जहां दिखेगा वहां इसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, जहां नहीं दिख रहा है वहां थोड़ा कम रहेगी। लेकिन अब जैसे आपने राशि का जिक्र कर दिया, आपने कहा सब पर असर करेगा, लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो सूतक के नियम हैं वो क्या यहाँ लागू होते हैं? क्या उनका पालन करना होगा? जी जी जी, देखिए सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले शुरू होता है और जो चंद्र ग्रहण का सूतक होता है वो 9 घंटे पहले शुरू होता है। तो सूतक के नियम वहीं लागू होते हैं जहां ग्रहण दिखाई देता है। जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां सूतक के नियम लागू नहीं होते हैं। तो भारत में सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। भारत में मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे। भारत के लोग जिस तरीके से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहें। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस ग्रहण का बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। ज्योतिषी नजरिए से इस ग्रहण का आपकी राशियों पर असर होगा, लेकिन आपको जो ग्रहण के समय जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ना करें, क्योंकि सूतक के नियम यहां लागू नहीं होंगे। पंडित जी, अब देखिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हमारे व्यूअर्स थे उनके मन में था और वो जानना चाहते हैं, मैं जरा उनके साथ ही, क्योंकि आपने ये तो स्पष्ट कर दिया, देखिए भारत में लग नहीं रहा, सूतक के क्या नियम हो सकते हैं, ये 2 चीजों पर हमने स्पष्टीकरण पा लिया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस साल का जो पहला ग्रहण है उसके आने से पहले प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उथल पुथल, ये भी देखा जाएगा। क्या ऐसा है? देखिए क्या है, ये जो एक खगोलीय घटना हो रही है ये ऐसे समय में हो रही है, इसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और महाभारत काल में भी जब 2 ग्रहण साथ पड़े थे तो हमारे पास इतिहास का रेफरेंस है कि उस समय बहुत अशुभ घटनाएं हुई थी। तो उसी रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्वान ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इस समय भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये है कि जिस राशि में ये ग्रहण लगने वाला है उस राशि में कई महत्वपूर्ण ग्रहों का जमघट है। जैसे कुंभ राशि में ये ग्रहण लगेगा तो वहाँ सूर्य देव के साथ बैठे होंगे बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा, तभी अमावस्या की स्थिति बन रही है। तो बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा ये
सूर्य के साथ बैठे होंगे। जब इतने सारे ग्रह एक साथ किसी राशि में बैठ जाते हैं तो ना सिर्फ उस राशि को प्रभावित करते हैं बल्कि अलग अलग राशियों पर असर डालते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ जो है इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं जिनका आपने जिक्र किया। तो हम जरा राशियों के आधार पर भी समझेंगे और हमारे साथ पंडित अजय भांबी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपकी नजर से जरा बताइए, ये सूर्य ग्रहण क्या लेकर आएगा, शुभ या अशुभ? देखिए, सूर्य ग्रहण को समझने के लिए हमको काफी उसका पूरा विवरण करना पड़ेगा। एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है कि आजकल एक तो बृहस्पति अतिचारी है। बृहस्पति अतिचारी मई 2025 से है और ये रहने वाला है 3 फेजेस में 20 साल के लिए। 2050 तक ये 3 बार अतिचारी होगा, 20 साल अतिचारी रहेगा। बृहस्पति अतिचारी है, ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर हम कोई भी ध्यान नहीं देते। हमने क्या किया, जब भी ग्रहण होते हैं तो हम उसका जो धार्मिक पक्ष है उसको बहुत ऊपर कर देते हैं, जो उसका वैज्ञानिक आधार है उसके ऊपर बात ही नहीं करते। अभी कोई बात कर रहे थे, ये क्या नाम है, कोई ज्योतिषी साहब, कि महाभारत के समय क्या हुआ था, वेद व्यास जाते हैं उसके पास, धृतराष्ट्र के पास। वो कहते हैं कि जो वशिष्ठ तारा है, जो वशिष्ठ तारा जो है यहाँ तारामंडल में ध्रुव के आसपास 7 जो ऋषि मंडल है उसमें एक वशिष्ठ तारा है, वहां से जो उनका अरुंधति थी उनकी पत्नी, वो आगे चल रही थी आकाश में। इसका ये बड़े गलत संकेत होते हैं। और उस समय बृहस्पति स्लो मोशन में था, आजकल बृहस्पति अतिचारी के मोशन में है। तो दोनों स्थितियों, इसमें हमको ग्रहण देखना पड़ेगा। ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इसको बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर एक अलग स्थिति हो जाती है। और जो इसके बाद चंद्र ग्रहण पड़ेगा 7-8 मार्च को, वो जो है बिल्कुल रेड मंगल की तरह दिखेगा, एकदम रेड फायर की तरह दिखेगा। तो ये जो दोनों स्थितियां, हमको ये भी अध्ययन करना पड़ेगा। हम धार्मिक कृत्य तो बहुत अच्छे करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका वैज्ञानिक पहलू हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। क्योंकि महाभारत के समय कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा था, तो मंदिर बंद बात नहीं कर रहा था, सब युद्ध कर रहे थे। तो हमको समझना पड़ेगा ज्योतिष में हमने क्या किया है, इसका जो धार्मिक पहलू है उसको तो हमने बहुत आगे कर दिया है, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक पहलू उसको हम भूल गए। इसीलिए लोग हम पे उंगली उठाते हैं, हमारे बारे में बात करते हैं। तो ये जो ग्रहण है, अब आपके ग्रहण के ऊपर आता हूँ, इस ग्रहण का प्रभाव जो है एक आध दिन के लिए नहीं पड़ेगा, पूरे वर्ष के लिए पड़ेगा। बल्कि मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये जो आने वाले 20 साल में ग्रहण पड़ेंगे, ये अगले 25 साल का भविष्य तय करेंगे। तो हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और नए युग में जा रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हैं। वहां पर ये ग्रहण सिर्फ किसी कुंभ राशि या मेष राशि पे ऊपर उसका असर बहुत इतना असर रहेगा। राशियां तो बड़ी छोटी सी होती है, दुनिया पे ग्रहणों को क्या असर पड़ता है वो हमको अध्ययन करना पड़ेगा। वो हम अध्ययन नहीं करें। वैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं वो ये अध्ययन करते हैं कि इसका क्या असर हुआ, कितनी लाइट गई, कितनी लाइट नहीं गई, वो भी बहुत कम अध्ययन करते हैं। हम जो अध्ययन करते हैं, हमारा अध्ययन था कि व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति या पूरे कल्चर के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा सभ्यता कहाँ जा रही है, हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है, हमारी संतानें कहाँ जा रही हैं। जिस तरह के एप्स्टीन फाइल्स हो रहे हैं या जिस तरह से बच्चों का भविष्य पूरी दुनिया में खराब हो रहा है, कि जिस तरह से इंटरनेट AI से सब प्रभावित हो रहा है, ये सारे असर ग्रहण के होने चाहिए। ये अध्ययन करने का ज्योतिष का विषय, ना कि एक राशि पे क्या होगा। आप मंदिर में छुप जाएंगे, मंदिर बंद कर लेंगे, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, होना चाहिए। लेकिन क्या हम दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, क्या ज्योतिषी योग दृष्टा है इस भारत का, ये मसला है। अगर हम विश्व गुरु होने चाहते हैं, होने जा रहे हैं, तो क्या यहाँ का ज्योतिषी ऐसा सोच रहा है कि इस दुनिया में क्या होने वाला है। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ अमिताभ जी भी हैं जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, और वाई राखी जी भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आप दोनों का भी स्वागत है क्योंकि इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे अजय जी ने बहुत इसको बड़े स्तर पर समझाने की कोशिश कर दी और ये कहा कि इसके और अर्थ को समझना की जरूरत है, केवल राशि तक इसको सीमित नहीं कर सकते। सर, मेरा आपसे सवाल है कि अंटार्कटिका और दक्षिणी गोलार्ध में ये दिख रहा है, क्या कोई सूक्ष्म प्रभाव इसका भारत में भी आप देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ग्रहणों के जो प्रभाव हैं जी, ग्रहणों के अध्ययन से ही हमको पता चला है पृथ्वी एक कदम के फूल के जैसी गोल है, जैसे आर्यभट्ट ने बताया था। और इस ग्रहणों का अध्ययन करके हमको पता चला है कि धरती सूरज की दूरी कितनी है, उसके पहले नहीं पता था। जब 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, एक दूसरे तरह का ग्रहण था जिसको वीनस ट्रांजिट बोलते हैं, शुक्र ग्रह सूरज के ऊपर से गुजरते हुआ दिखना था। उससे पता चला हमको धरती और सूरज की वाकई दूरी कितनी है, इसके पहले हमको नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें ग्रहणों के वैज्ञानिक अध्ययन से हमको प्रकृति के रहस्य का पता चलता है। हमारी पृथ्वी कैसी है, इसकी शेप क्या है, कैसे घूमती है, सौरमंडल के कौन से ग्रह कहाँ स्थित हैं, उनकी दूरियां कितनी हैं, ये सब ग्रहणों का अध्ययन करके ही संभव हुआ है। एक तरीका था ग्रहणों से आप अंधकार के, अविश्वास के अंधकार में डूब जाएं। अंधकार जो होता है उसको बोलते हैं अंधविश्वास के अंधकार में डूब जाएं।
दूसरा तरीका ये है कि इनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे तो प्रकृति के रहस्य उजागर होते हैं, उसके बारे में हमको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, जिसके जरिए आज चांद पर जाना संभव हो पाया है। यानी आप ये कह रहे हैं ये सूर्य ग्रहण जो है ये पूरे, जैसा अजय जी बता रहे हैं, ये पूरे साल कोई असर नहीं डालेंगे, इसका कोई असर नहीं होता, सिर्फ ये खगोलीय घटना है। एक छोटा सा बम फोड़ दूं? फोड़िए ना सर। अभी मैं आजकल विष्णु पुराण पढ़ रहा हूँ। अच्छा। विष्णु पुराण में अलग तरह के नरकों का वर्णन है कि कौन सा पाप करने वाला किस नरक में जाएगा। अच्छा। सबसे भयानक नरक तो उन लोगों के लिए जो झूठ बोलते हैं, लोगों में मतलब बोलना चाहिए गलत गवाही देते हैं, सत्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए रौरव नरक है। लेकिन जो लोग नक्षत्रोपजीवी हैं उनके लिए लिखा गया है उनको अंधकूप नरक में अधोमुख नरक में डाला जाएगा। नक्षत्रोपजीवी कौन? एस्ट्रोलॉजर्स। विष्णु पुराण कह रहा है। पंडित जी, पिछली बार आपने कहा था इनको कि हमारे पुराण पढ़िए, विज्ञान में उसको शामिल कीजिए, चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी और हम एक ही दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तो इन्होंने नरक में कौन जा रहा है, किसको कितनी सजा मिलेगी, सब पढ़ के आपको बता दिया। देखिए, असल में क्या है, बहुत अच्छी बात सर ने कही कि जो गलत कर्म करता है वो नरक में जाएगा ना। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, लोगों का भला करेंगे, आप मेहनत से धन कमाएंगे तो आप कभी नर्क में नहीं जाएंगे, कोई भी नर्क में नहीं जाएगा, किसी को भी नर्क से डरने की जरूरत नहीं। एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि सर ने ये मान लिया कि नर्क होते हैं। हमारे ग्रंथों में जो जिक्र है तरह तरह के नरकों का, तो ये अच्छी बात है कि वैज्ञानिक ये मान तो रहे हैं कि नर्क होते हैं। मैं तो नर्क होने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने विष्णु पुराण में जो कहा है वो आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो विष्णु पुराण में कहा तो आपने विष्णु पुराण को माना और आपने ये माना कि नर्क होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और जो जैसे कर्म करेगा उस तरह के नर्क भोगेगा। जो ज्यादा गलत काम करेगा उसको ज्यादा प्रताड़ना मिलेगी, जो कम गलत काम करेगा उसको कम प्रताड़ना मिलेगी। और जो अच्छे कार्य करेगा, जरूरी नहीं कि वो ज्योतिषी हो, कोई भी हो, किसी भी फील्ड का आदमी हो, जो मेहनत से कार्य करेगा, नैतिकता के द्वारा धन कमाएगा, उसको कभी नर्क नहीं होगा, वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन अमिताभ जी, क्योंकि अब उस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाना चाह रही हूँ, लेकिन हम लोग पिछली बार भी जब मिले थे और हम ऐसे ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब हमने कवर किया तो यही बात हो रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें, उस समय बहुत ऐसे उदाहरण थे जो ज्योतिषाचार्यों ने बताया अपनी गणना के हिसाब से और वो हुए। तो कई बार वो चीजें भरोसा दिलाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं ज्योतिषाचार्य जो पैसे कमाने के लालच में इसको अलग तरीके से पेश करते हैं। लेकिन जो सही मूल्य, मुख्य इसका प्रारूप है, उसको लेकर वैज्ञानिक भी अगर इसको साथ लेकर चले तो इस पे हमेशा इतना नेगेटिव, क्योंकि ये नरक ही में जाएंगे, इतना कतई नेगेटिव नहीं है। जैसे मैं किसी खास कारणों से आजकल विष्णु पुराण का अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं। जैसे उसमें बताया गया कि विष्णु पुराण जब लिखा जा रहा है तब ये ध्रुवतारा हमारा ध्रुवतारा नहीं था, एक दूसरा नक्षत्र है जिसको शिशुमार कहते हैं। और शिशुमार को आजकल मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में ड्रैको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो ड्रैको कॉन्स्टेलेशन एक तारा है थुबान। तो उस समय थुबान तारा जो था ड्रैको का, वो ध्रुवतारा हुआ करता था। और इसका मतलब है, ये कब लिखा गया है? लगभग आज से 2700 साल पहले शुरुआत हुई इसके लिखने की। बहुत बातें लिखा जाता रहा कि इसमें यवनों का भी जिक्र आता है, इसमें हूणों का जिक्र भी आता है, पकी हुई ईंटों का भी जिक्र आता है। तो एक पूरी हमारे जो भी पुराना ज्ञान है उसमें क्या वैज्ञानिक है और क्या मतलब जो उस जमाने में जो ज्ञान नहीं हासिल कर पाए थे वो हमको समझना बहुत जरूरी है। पहले तो आर्यभट्ट ने आज से 1500 साल पहले अपने आर्यभट्टीय में साफ साफ लिखा है कि ग्रहण जो होते हैं छायाओं के कारण होते हैं। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है। और कई धरती और चंद्रमा सूरज के बीच में आ जाएगा, चंद्रमा सूरज, धरती और सूरज के बीच में आ जाएगा, और जहाँ पे चंद्रमा की छाया पड़ेगी वहाँ पे सूर्य ग्रहण होगा। इसमें राहु केतु का कोई योग लोड़ नहीं है, ये आर्यभट्ट साफ साफ लिखते हैं। तो हमको अगर सच्चे ज्ञान को जो वैज्ञानिक प्रयोगों से, वैज्ञानिक अनुभवों से प्रमाणित होता है, उसको स्वीकार करना ही मानवता की भलाई में, और तभी धरती को हम स्वर्ग बना पाएंगे। जहाँ भी लोग अंधकार के, अंधविश्वास के अंधकार में डूबे हुए, दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे वो धार्मिक अंधविश्वास हो चाहे सामाजिक अंधविश्वास हो, वो नरक जैसे बन गए हैं। हमको अगर अपनी धरती को, अपने आर्यावर्त को, जम्बूद्वीप को स्वर्ग बनाना है तो विज्ञान के जरिए संभव हो पाएगा। ठीक है सर, हो सकता है कि मेरा अगला सवाल जो मैं अब राखी जी से पूछने वाली हूँ वो आपको अंधविश्वास से ही जुड़ा लगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस पर भरोसा करते हैं, तो उनके लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है। राखी जी, राशियों पर इसका बहुत असर होगा, तो हम शुरुआती 3 राशियों के साथ शुरुआत कर लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का क्या असर राशियों पर पड़ने वाला है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सूर्य ग्रहण एक ग्रहण नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह मनाएं, इससे डरे नहीं। और गर्भवती महिलाएं बहुत सोच रही होंगी या डर रही होंगी, तो ये ग्रहण भारत में नहीं है, इसलिए इसका असर आप पर कुछ नहीं होगा। खाइए पीजिए मौज कीजिए, प्रभु का नाम दिन रात लीजिए। राशियों की आपने बात करी, मेष राशि की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी शनि की सारसती आप पर चल रही है, तो मेष राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी मंगल है। आपको थोड़ी सी अपनी सेहत का थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना होगा, और अगर आप चाहें कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आप पर ना पड़े तो ज़रूर कहूँगी कि आज किसी ज़रूरतमंद के घर पर आटे का और गुड़ का दान आप ज़रूर करें, और इसका सीधा असर आपके पेट से संबंधित बीमारियों पर पड़ेगा। सो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, और अगर आप लंबी ट्रैवलिंग पर किसी पर यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने ज़रूरी सामान को संभाल कर रखें, क्योंकि वो शायद चोरी हो सकता है या कहीं आप उसे भूल सकते हैं, उसका ध्यान रखें। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। आपकी राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है, आपके लिए ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, क्योंकि कोई भी ग्रहण हो या कोई भी तिथि या कोई भी दिन हो पूरी तरह से खराब या पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन वृषभ राशि वालों, आपको इस वक्त अपने बॉस के साथ झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, और अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो अगले 1 महीने इस काम को थोड़ा सा रोक दीजिए। 1 महीने के बाद आप जो भी डिसीजंस हैं वो लें। लेकिन आज आप क्या करें, आप चीनी का दान करें। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि, आपकी राशि का स्वामी बुध है, जो ऑलरेडी कुंभ राशि के अंदर बैठा हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि में ही ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। मुंह में छाले हो सकते हैं, दांत से जुड़ी कोई समस्या या स्किन की कोई प्रॉब्लम आपको इस टाइम पर तंग कर सकते हैं। प्लस आपको अपनी बुआ और बहन को आज कोई चीज़ तोहफे में ज़रूर देनी चाहिए। हरि का नाम ले, जैसे करेंगे कर्म, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, वैसे ही भरेंगे फल। ये एक बहुत खूबसूरत समय है जब आज 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच में आप अपने गुरु का मंत्र जाप करें। ना पता हो तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें आप। ठीक है, अजय जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, क्योंकि बहुत सारी राशियों पर इसका अलग तरीके से जो है असर पड़ेगा, आपने शुरुआत में ही ये बात का जिक्र कर दिया कि ये पूरे साल इसका असर रहेगा। इसका असर कैसा रहेगा ये जानने में बहुत सारी दिलचस्पी लोगों की है कि साल अच्छा बीतेगा, बुरा बीतेगा, बुरा तो किसके लिए, अच्छा तो किसके लिए, ये जरा बता पाएंगे क्या? मैं सबसे पहले तो पांडे जी को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते, इतने सालों से इनके साथ डिबेट करते रहे और ये गालियां ही देते रहे ज्योतिष को। आज पहली बार बोल रहे हैं कि 12 महिर ने ये बोला और इस विश्व पुराण में ये लिखा हुआ है, तो वैज्ञानिक आधार तो हम तो बोलते ही आ रहे हैं। पांडे जी राम राम। ऐसे ही आपको बदलना चाहिए था, आपने बहुत देर कर दी। एनीवे, यू आर डूइंग गुड जॉब। जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये बोलूंगा कि ग्रहण का असर राशियों पे होता है, वो बड़ा नगण्य होता है, उसको हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। मैं नहीं दे सकता, एटलीस्ट होता तो है। हर राशि का हर दिन का कोई ना कोई असर होता है, हो रहा भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो असर होता है वो पूरी व्यवस्था पर होता है। देखिए, जब महाभारत की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या था कि जो स्त्री की अस्मिता थी, इवन द्रौपदी की अस्मिता पर आंच आ गई थी, और आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है एप्स्टीन फाइल से। तो हम एक नए युग में जा रहे हैं, तो हमको ये सोचना पड़ेगा जो ग्रहण हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला बृहस्पति अतिचारी है। महाभारत के समय बृहस्पति स्लो मोशन में था। पांडे जी, आप अध्ययन कीजिएगा, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वहां पर। तो जब भी बृहस्पति इधर के मूवमेंट में होता है, उधर के मूवमेंट में होता है, दोनों स्लो मोशन में हो या फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो, तो पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर बदल रहा है। हम एक नए युग में जा रहे हैं। मेरी किताब भी आ रही है, अतिचारी बृहस्पति एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050। तो अगले 25 साल में, जैसा मैंने बोला, 20 साल तक बृहस्पति अतिचारी है, और उस दौरान में ग्रहण पड़ रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने किसी जिक्र कर रहे थे कि 13 दिन में, महाभारत के समय 2 ग्रहण पड़े थे, तो वो ग्रहण अलग थे। अभी ये 13 दिन में नहीं पड़ रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये जो है रिंग ऑफ फायर है और वो रेड दिख रहा है, मून दिखेगा 7-8 तारीख को। तो ये जो चेंजेस हैं, बैकग्राउंड में बृहस्पति स्लो फास्ट मूवमेंट में है और ये ग्रहण पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे कोई अछूता नहीं रहेगा, और पूरा कल्चरल और जो हमारा जिसको हम बोलते हैं उस परिवेश में नए एआई हमारे पास आ चुका है, बाकी सारी चीजें कनेक्शन हमारे साथ सब तरह के हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये मसला है। मसला ये नहीं इस राशि में क्या होगा, क्योंकि बच्चों को कौन सिखा रहा है। अभी किताब में दिख रहा था, उसमें क्या, आर वी ब्रिंगिंग आवर चिल्ड्रन आवरसेल्फ, और इसको बाहर के लोग निकल रहे हैं, बाहर के लोग ट्रेन कर रहे हैं। हमारे बच्चे कौन सी सभ्यता को जी रहे हैं? हम क्या इंग्लिशकरण हमारा हो रहा है, क्या हमारा अमेरिकीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या हम इस बात पे विचार कर रहे हैं? ये मसला है ज्योतिष का। इस पे हमको विचार करना चाहिए। राशियां आप औरों से पूछ लीजिएगा, वो लोग बेहतर बोलेंगे मेरे से। तो 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। वक्त अब बचा है कम ही, क्योंकि 3:26 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, और ये अमावस्या के दिन लग रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। हमने राशियों के बारे में जाना, हमने जाना कि शुरू की जो 3 राशियां हैं उन पर कितना असर पड़ेगा, और आगे की राशियों के साथ शुरुआत कर लेते हैं अब इस हिस्से की। प्रवीण जी। जी, तो 3 राशियों के बारे में आपने राखी जी से जाना। अगली राशि है कर्क राशि।
कर्क राशि से 8वें घर में ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। कर्क राशि वालों के लिए सलाह ये है कि अगर आप कोई रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ध्यान क्या रखना है कि कोई बड़ा डिसीजन आगे आने वाले 30 दिनों तक ना लें, खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित मामला हो तो उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। रिश्तों को संभालने का समय होगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि से 7वें घर में ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। सिंह राशि वाले अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ध्यान रखिए कहीं आपके पार्टनर से अनबन ना हो जाए। जो काम आप कर रहे हैं उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी होते हैं भगवान सूर्य, और सूर्य पर ही ग्रहण लग रहा है। तो आगे आने वाले 30 दिनों तक आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना है, हर काम बहुत सावधानी से करना है, सेहत का ख्याल रखना है, और अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अनबन ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, मतभेद ना बढ़े, इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि से 6ठे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। कन्या राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उधार लेन देन से बचने की सलाह है। बहुत ज़्यादा लोन लेकर के कहीं पैसा ना लगाएं अपने बिजनेस में, या लोन लेकर के अगर कुछ आप खरीदने वाले हैं तो उससे बचिए। यानी क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के कन्या राशि वाले विशेष ध्यान रखें। कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहें। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ आपकी स्थिति इस दौरान मजबूत हो सकती है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि से 5वें घर में यह ग्रहण लगेगा। तुला राशि वालों के लिए सलाह यह है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, प्लानिंग के साथ अपना कार्य करने की आवश्यकता होगी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलिए। यदि तुला राशि के छात्र हैं जिनका अभी हम देख रहे थे कि बोर्ड एग्जाम है, तो अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो अच्छे से प्लानिंग करके पूरा समय दे करके पढ़ाई करिए, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिनके बच्चे हैं, आप अपने संतान को थोड़ा और समय देंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से 4थे घर में यह ग्रहण लगेगा। वृश्चिक राशि वाले अपने घर परिवार का ध्यान रखें। घर परिवार में अगर कोई मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं, तो उन्हें बहुत एग्रेशन के साथ सुलझाने की कोशिश ना करें। विनम्रता का भाव आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शांति से, विनम्रता से घर के मसलों को सुलझाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने प्रोफेशन पर ध्यान देने की इस समय आपको आवश्यकता होगी। बिल्कुल, तो इन राशियों के बारे में आपने बता दिया। वो लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो समझ पा रहे होंगे। राखी जी, मैं अब आपसे समझना चाहती हूँ, आम इंसान के मन में एक सीधा सवाल यही है कि इस सूर्य ग्रहण का उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, देश के हिसाब से क्या असर पड़ेगा, इसको जरा समझाइएगा। देखिए, ऐसा है क्योंकि सूर्य ग्रहण है और सूर्य एक ही है। ये साल में करता धरता भी सब कुछ सूर्य ही है। और जैसा कि कुंभ राशि में इतने सारे ग्रहों की जब भी युक्ति होती है, अगर हम 5 घर के मेंबर एक कमरे में बैठ जाएं और किसी विचारधारा पर बात करें तो सबके मत अलग होते हैं। हम लोग अपनी अपनी हाँकेंगे। जो घर का सीनियर है वो सीनियर दिखाएगा, इंटेलिजेंट अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाएगा, युवा दिखाएगा अरे मैं ज़्यादा समझदार हूँ, आपको पता ही नहीं आजकल यूथ में क्या चल रहा है। उसी तरह जब ग्रहों की युक्ति एक जगह पर होती है तो सब अपने आप को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। मंगल भी राशि परिवर्तन करके जो है कुंभ राशि में जाने वाला है। इसका सीधा असर आपके फाइनेंस पर पड़ेगा, आपकी जेब पर पड़ेगा, आपके बॉस के साथ आपके रिश्तों पर पड़ेगा, आपके पिता की सेहत पर पड़ेगा, शेयर मार्केट पर पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा सकती हैं और बहुत सारे लोग जो लंबे समय से बेरोजगार बैठे थे उन्हें जॉब मिल सकती है। लेकिन आज के लिए एक बात जरूर कहूंगी, आज दिन में 3 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आप अपने बॉस के आसपास ना जाएं और उन्हें कोई भी बात ना करें, क्योंकि आप दोनों की बहसबाजी इस ग्रहण के समय पर हो सकती है, लड़ाई का रूप ले सकती है। ऑल्दो इस ग्रहण का असर तो लंबा असर चलने वाला है, लेकिन आप चाहते हैं इस ग्रहण का असर ना हो, तो आज आपकी जिनसे वार्तालाप बहुत ज्यादा खराब चल रही है, वो बॉस हो, घर में पिता हो, घर में पत्नी हो, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। इस समय पे बहसबाजी ना करें, क्योंकि ग्रहण में अगर कोई काम बिगड़ा तो वो लंबे तौर पर बिगड़ेगा। और प्लीज इस ग्रहण के टाइम पर दान पुण्य जरूर करें, अपनी नौकरी को बचाकर चलें, गुस्से पर अपने काबू करें, क्योंकि लोगों को बेवजह गुस्सा आएगा और कारण भी है, आज मंगलवार भी है। बिल्कुल, अब आपने इसको उस तरीके से, क्योंकि इसको 2 तरीके से देखा जा रहा है, वैज्ञानिक इसे खगोलीय दृष्टि से देखते हैं, आप जिस तरह अलग नजरिए से देख रहे हैं। अजय जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन अमिताभ जी, जरा मैं एक चीज आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया था कि अंटार्कटिका जैसे निर्जन स्थान पर है, क्या वहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है उसमें जो बदलाव हो रहा है उसका असर ग्लोबल वेदर पैटर्न पर पड़ सकता है? देखिए, धरती का चुंबकीय क्षेत्र जो है दूसरे कारणों से बदलता है। धरती के गर्भ में जो एक सॉलिड कोर है निकल आयरन की, बाहर लिक्विड कोर है निकल आयरन की। ये लिक्विड कोर जब धरती घूमती है तो उसके साथ वो भी घूमती है, लेकिन इसका अपना इंडिपेंडेंट मोशन भी है अंदर, क्योंकि लिक्विड है वो।
और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, उसके कारण से धरती एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से फंक्शन करती है। जब इसके जो फ्लो हैं बहुत ही इवन फ्लो चल रहे हैं स्मूथली, तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, बीच में तरह तरह के इसमें एडीज बन जाती है, इसको भंवर बन जाती हैं, काफ़ी सारे अलग अलग जगह मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो धरती का चुंबकीय क्षेत्र कम होने लगता है और गायब हो जाता है, और फिर उसके बाद रिवर्स होता है। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म में चलने वाली 25-30 हज़ार साल में चलने वाली घटना है, इसका ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। कोई वेदर पे असर नहीं। वेदर पे उस चुंबकीय घटना का असर पड़ता है। असर कैसे पड़ता है? धरती का चुंबकीय क्षेत्र ही हमको सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, और खासतौर पे जो उसके जिनको सोलर स्टॉर्म्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल धरती को आते हैं, जब कभी सूरज में विस्फोट होते हैं सूरज की सतह पर, जिनको हम उनको आप एक्सरे फ्लेयर्स भी बोलते हैं, उन फ्लेयर के असर से धरती के आने वाले जो विकिरण है सूरज से आ रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को डिफ्लेक्ट कर देता है। जब ये चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है, तब ये होता है कि आपके काफ़ी सारे विकिरण आएंगे, तो उनसे म्यूटेशन हो सकते हैं, उससे आपकी सैटेलाइट डैमेज हो सकती हैं, उससे आपके पावर ग्रिड में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे आपके जो गैस की पाइपलाइन में भी आग लग सकती है। तो इसके बारे में हमने इसीलिए अपना आदित्य मिशन लॉन्च किया है कि हमको लगातार इसकी जानकारी मिलती रहे, और हमारे जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं उनको सुरक्षित तरीके पर वहाँ रखा जा सके। जब सोलर स्टॉर्म ऐसे आएंगे तो स्विच ऑफ कर दें। तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है, तब इस तरह के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अजय जी, आप भी ऐसा मान रहे हैं कि देश विदेश या कोई बहुत ऐसा कोई बदलाव नहीं होना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहां युद्ध की स्थिति से, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इन सब से उससे भी जुड़े हुए इसको आप तार देख सकते हैं कि कहीं युद्ध की और स्थिति तो नहीं बन रही, देश की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, महंगाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसको लेकर भी आप लोग प्रेडिक्शन करते हैं। ये सूर्य ग्रहण क्या कहता है? देखिए, हमारा जो सोचने का विचार है ग्रहण के ऊपर, हम देखते हैं कौन सी राशि में पड़ रहा है। राशि तो कुंभ है, लेकिन जो नक्षत्र है वो धनिष्ठा है, मंगल का नक्षत्र है। वहाँ चंद्रमा भी है, वहाँ पर सूर्य भी है, और इत्तेफाक से वहाँ मंगल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो धनिष्ठा नक्षत्र पड़ रहा है, ये मंगल का नक्षत्र है, और मंगल का नक्षत्र उग्रवादी नक्षत्र होता है, मतलब थोड़ा सा तेज, जिसको तेज तेज की बात बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी स्थितियां बदलेंगी, और युद्ध की स्थिति ईरान वगैरह में बनेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि युद्ध होगा। और आगे चलकर इवन ये जो यूक्रेन का युद्ध है, ये भी समाप्ति की ओर होगा, लेकिन इससे पहले काफी कुछ हलचल होगी देश विदेश में, और जगह भी बहुत सारे आंदोलन होंगे, और बहुत सारा हम देखेंगे, ना केवल भारत में बल्कि और जगह भी, जहां पर लोग अपना आंदोलन करेंगे अलग अलग सरकारों के खिलाफ। इस तरह की चीजें हमको बहुत सारी देखने को मिलेगी, उपद्रव देखने को मिलेगा, आगजनी देखने को मिलेगी, एक्सीडेंट देखने को मिलेगा, और सेक्स को लेकर और मनी को लेकर जो स्कैंडल्स हैं और भी आगे बढ़ने वाले हैं। तो इन सब की हमको गूंज इस ग्रहण के बाद देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जिस तरह अजय जी बता रहे हैं, इस पर एक एक रिएक्शन जो है वो मैं जल्दी से रेखा जी से भी लेना चाहती हूँ। रेखा जी, आपने राखी जी, आपने एक छूते हुए बताया कि गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी संशय होती हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं वो अलग अलग तरीके से, जैसे चाकू का इस्तेमाल ना करना, भले उस सूतक के नियम नहीं लग रहे, लेकिन उस तरह से वो बताते समझाते हैं। क्या करना चाहिए उन महिलाओं को? देखिए, अगर भारत में ग्रहण होता तो मैं भी बिल्कुल यही बातें पुरानी दादी मादी की तरह कहती कि आप चाकू ना छुएं, आप बाहर ना जाएं, आप इस टाइम पे कुछ ना खाएं, तुलसी का दल अपने पास रखें, हो सके तो अपने घर पे आप थोड़ा सा आलता लगा लें, तो चीज़ें बेहतर होंगी। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, भारत में ग्रहण नहीं है, लेकिन अगर आप भारत की महिला और आप विदेश में, जहाँ जहाँ विदेश में ग्रहण हो रहा है, अगर आप गर्भवती हैं तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, भले ही भारत में ग्रहण ना हो, लेकिन सूर्य एक है, तो आप गर्भवती हैं या नहीं है, एक आम इंसान को दान पुण्य जरूर करना चाहिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में गर्मी ज़बरदस्त पड़ेगी और इसका असर हमें जो है मौसम पर देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। साथ में ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण लगता है उसके कुछ दिन बाद ही आपको चंद्र ग्रहण भी देखने के लिए मिलेगा। तो चंद्र ग्रहण, 2 ग्रहण जब एक साथ पड़ रहे हों तो कहीं ना कहीं इसका उथल पुथल हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर पड़ता है, मौसम में ज़रूर पड़ता है, और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं अप्रिय घटती हैं जो कि अग्नि से जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको सिर्फ दान करना है, अपना मंत्र जाप करना है, अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना है। देश और दुनिया से प्यार कीजिए, खुद से प्यार करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव कहिए, लोगों का भला करिए, खुद खाने से पहले जरूर किसी को खिलाइए। आज सभी भारतवासियों को गौ माता को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। वैसे भी मंगलवार का दिन है, हो सके तो आज आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें। कर नहीं सकते तो आप इसे ऊंची आवाज में चलाएं, ताकि कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, घर में एक पॉजिटिव ऑरा होता है। और लोबान का धुआं 3 से 7 बजे के बीच में अपने घर और व्यापार क्षेत्र में जरूर दें। राखी जी, बहुत 2 छोटे छोटे मेरे इस पर सवाल हैं। आपने विदेशों में रह रही महिलाओं का जिक्र किया, तो बहुत सारे विदेशी जो हैं वो हमारे इस कल्चर को नहीं मानते हैं,
वो कोई उपाय नहीं करते लेकिन उनका जीवन बढ़िया चल रहा है। ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, हमारे यहाँ ये नियम है, वहां तो वो कोई नियम नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखेंगे कि हरे रामा हरे कृष्णा वृंदावन मथुरा जाकर देखिए, हमारे यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनकर जाए ना जाए, लेकिन विदेशी महिलाएं आपको साड़ी पहनकर नाम जाप करते हुए देखती हैं। मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर विदेश में हैं और हिंदुस्तानी हैं तो माने, मैंने ये बात भी साथ में बोली, और अगर आप नहीं मानते तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमसे ज्यादा इमोशनल वो लोग होते हैं, हमसे ज्यादा वो लोग भगवान को मानते हैं। भगवान उनके अलग हो सकते हैं लेकिन वो चीजों को ज्यादा फॉलो अप करते हैं, और अब समय बदल रहा है। भारतीय ज्यादा पाश्चात्य वाले होते जा रहे हैं, और मैंने देखा है भारत फॉरेन में रहने वाले लोग हरे राम 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 हरे हरे का जाप ज्यादा करने लगे हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से अगली राशियों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि धनु से अब मीन राशि। प्रवीण जी, उनके बारे में बताइए। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि से तीसरे घर में ये ग्रहण लग रहा है। धनु राशि वाले अपना कार्य करते समय बहुत जल्दबाजी ना दिखाएं, आंख बंद करके लोगों पर भरोसा ना करें। जो भी काम करना है अपनी निगरानी में करने की आवश्यकता होगी, और लंबी दूरी की यात्रा से बचने की आपको सलाह होगी। अब बात मकर राशि की। मकर राशि से दूसरे घर में ये ग्रहण पड़ रहा है। मकर राशि वाले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जितना जरूरी हो उतना ही बोलें, और धन संपत्ति से संबंधित अगर कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो अभी आगे आने वाले 30 दिनों तक टाल देंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अब उस राशि की बात जिस राशि में ये ग्रहण लग रहा है, वो लोग ज़्यादा उत्सुक होंगे। तो देखिए, कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए सलाह ये है कि आप अपने मन को शांत रखें, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी है उसे समय पर पूरा करते रहें, और आगे आने वाले 1 महीने तक कोई भी फैसला बहुत जल्दबाजी में ना करें। हेल्थ का अपने ध्यान रखें, और अपने प्रोफेशन से जुड़े जो डिसीजन है उन्हें भी आगे आने वाले 1 महीने तक टाल देंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि से 12वें घर में ये ग्रहण लग रहा है। मीन राशि वाले आगे आने वाले 1 महीने तक अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। बेवजह के एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो समय पर अपनी दवाई लेते रहें। अगर डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है तो समय पर जरूर दिखाएं। और विदेश से संबंधित अगर आपका कारोबार है, बिजनेस है, या आपका आना जाना है तो उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, तो राशियों के बारे में हमने जान लिया, और ये रिंग ऑफ फायर है, जरा अमिताभ जी से उसको समझते हैं। सर, जिनके मन में ये सवाल है, ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इस तरह से कुछ अलग होता है, आधा ढकता है तो अलग होता है, उसको आप लोग खगोलीय दृष्टि से कैसे देखते हैं? एक बात जरूर कर दूं जी, कि जैसे दूसरे सारे जानवर जी। हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, हम भी बायोलॉजिकल बीइंग हैं। और जब किसी भी तरह के वैज्ञानिक अध्ययन में ये नहीं लगा, आज तक एक रत्ती भर प्रमाण, लेश मात्र प्रमाण भी मिला है कि इन पर इसका कोई असर होता हो, जिससे इनका डैमेज होता हो, कोई नुकसान होता हो। हजारों गर्भवती गायें सड़क पे घूम रही हैं, अपने गौशाला में हैं, खेतों में चल रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, किसी का किस्म का कोई बायोलॉजिकल डैमेज इस सूर्य ग्रहण से नहीं होता है। पहले बिल्कुल स्पष्ट, हम भी बायोलॉजिकल वो जो कहते हैं कि नंगी आंखों हम लोग नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। रेडिएशन हम जो निकलता तुच्छ है। प्राणी हैं, जम्बूद्वीप पर रहने वाले, हम लोग नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो ग्रहणों के अलग अलग प्रकार हैं, एक होता है आंशिक ग्रहण, जिसमें सूरज पूरा ही ढका है, तो कई जगह से आंशिक ग्रहण दिखाई देगा, यही सूर्य ग्रहण। कई जगह से आपको ये इसका वलय दिखाई देगा, कई बार पूरा होता है, पूरा सूरज ढक जाता है, तो उससे हम उसको नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। उसके चारों तरफ बहुत अच्छे आभा मंडल दिखता है, जिसको हम कोरोना कहते हैं। और इस समय क्या हो रहा है कि चंद्रमा और धरती के जो बीच की, जो चंद्रमा की दूरी कितनी है, अब चंद्रमा अगर धरती से ज़्यादा दूर होगा, कि उसकी जो परिक्रमा है चंद्रमा का, ये परफेक्ट सर्किल नहीं है, ये इलिप्स है। तो कभी धरती से चंद्रमा दूर होता है, कभी पास होता है। जब दूर होता है तो पूरे सूरज को नहीं ढक पाता है, तो उसके चारों तरफ में सोने के कंगन जैसा एक वलय दिखाई देता है, जो कंकण सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। तो बहुत ही सुंदर नजारा होता है, लेकिन इसको देखने के लिए आपको फिल्टर्स की जरूरत है। इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होगा वो नंगी आंखों से बिल्कुल सुरक्षित आप देख सकते हो, जब तक वो पूर्ण है। जरा सा भी हटना शुरू होता है तब आपको रोक देना, उसके कम से कम 5-10 सेकंड पहले, और शुरू हो जाने के बाद भी 5 से 7 सेकंड के बाद देखना शुरू करते हैं। तो इस तरह का ये मतलब बहुत ही ऐसी खगोलीय घटना इतनी सुंदर होती है कि जो भी एक बार देखता है वो इसका दीवाना हो जाता है। दुनिया भर लोग ग्रहणों को देखने के लिए टूरिज्म करते हैं। हमारी स्टार्स के कंपनी भी अगले साल एक पूर्ण सूर्य जो मेडिटेरियन से दिखाई देगा, वहाँ लोगों को ले जाएगी। तो ये मतलब एक इस आनंद को, प्रकृति के सौंदर्य को अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप अभागे हैं, मैं तो ये कहूँगा।
लेकिन रेडिएशन वाली बात कि मतलब जैसे रेडिएशन वाली बात है, सूरज से तरह तरह के विकिरण आ रहे हैं, रोशनी आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, इधर इंफ्रारेड भी आ रही है, एक्सरे भी आ रही है। हमारा जो वायुमंडल में ओजोन लेयर है ऊपर सबसे, ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो धरती तक नहीं पहुंचती है। ऐसे एक्सरे भी नहीं धरती तक उस पहुंचती है। हिसाब से तो फिर आप ये जो बहुत सारी कंपनी सनस्क्रीन देती हैं वो भी आप कह रहे हो उसका भी इनफैक्ट ये सनस्क्रीन कंपनियां भी जो आपको दे रही हैं, वो भी एक तरह का मार्केटिंग गिमिक है। आपको सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन के लिए आप ज्यादा एक लिमिट समय तक धूप में रहिए, धूप भी जरूरी है, नहीं तो हमारे बॉडी में विटामिन डी नहीं बनेगा। ज्यादा रहेंगे तो आपका स्किन थोड़ी बर्न हो जाएगी, तो आपको सांवला रंग दिखता है। यूरोप वाले तो सांवले होने के लिए दीवाने हैं, ठीक है ना, हमारे लोग गोरे होने के लिए पागल हैं। ये दोनों मुक्ता है अपने आप में। चलिए एक जल्दी से रिएक्शन अजय जी से ले लेती हूँ। आज अजय जी, अमावस्या के दिन ये साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो लग रहा है, इसके क्या मायने? ये ग्रहण बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रहण का अध्ययन तो हम बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं। ग्रहण का असर जो है व्यक्तिगत तो होता है, लेकिन हमारा जो देश पे, कल्चर पे और पूरी स्थिति पे पड़ता है, किस नक्षत्र में पड़ रहा है, तो उस नक्षत्र का भेदन होता है। ये उस नक्षत्र में पड़ता है, क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा में, तो मंगल उग्रता का ग्रह है और मौसम से इसका बड़ा भारी संबंध है। तो मौसम में परिवर्तन तो वैसे भी हो रहे हैं, ये सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे और हमको लगता है कि एक बड़ी विस्फोटक स्थिति दिखेगी, लेकिन उसके बाद में शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। तो पहले लगेगा कि बहुत क्रांति हो रही है, लेकिन उसके बाद शांति की स्थिति बनेगी। बाई एंड लार्ज ये ग्रहण आम आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवीण जी, राखी जी और अमिताभ जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर एक बात जो समझ आई है, मुझे लगता है उसके लिए विज्ञान भी राजी होगा और उसके लिए ज्योतिष भी राजी होगा, वो ये है कि आपको मानवता बनाए रखनी है। आप अच्छे विचार रखेंगे, आपके साथ शुभ होगा, अच्छा होगा और मानव कल्याण भी होगा, जो कि बनाए रखना बहुत जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, पावर्ड बाय वेक्टस। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टस मांगना, टंकी मतलब वेक्टस। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।